नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल यानी कि जी बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। 40 खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई, कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई और मार्केट और बाजार से जुड़ी हुई। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। लंबे लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना के मामले कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से देश भर में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के 3,561 नए मामले सामने आए हैं। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो देश में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 52,952 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक 15,267 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में की अगर हम बात करें तो भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका महाराष्ट्र है। राज्य महाराष्ट्र है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 16,758 पहुंच गई है। 651 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या 10,700 हो गई है। मौत का आंकड़ा मुंबई में 412 पहुंच गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले 117 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 55 लोग वो हैं जो यहां काम करते थे, वहीं 62 लोग इनके परिवार से हैं। अब नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 440 हो गई है। वहीं मालेगांव में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 1 साल का बच्चा भी शामिल है। मालेगांव में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मालेगांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 के पार हो गई है। अगले 2 महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, यह आशंका जाहिर की है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने। जी मीडिया से खास बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने आशंका जताई कि जून जुलाई में कोरोना संक्रमित मामले पीक पर होंगे, यानी तेजी से बढ़ सकते हैं और 3 महीने बाद ही पॉजिटिव केस में ठहराव आएगा। गुलेरिया ने कहा कि कोरोना से जंग लंबी है, ऐसे में सबको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ज़्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन तब भी ग्राफ जो है वो अपर साइड पे है, लोअर साइड पे नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है और आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल पे भी लोड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिकवरी रेट पर खुशी जाहिर की है। कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत 22% से ज्यादा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी सरकार के कामों की तारीफ की और कहा कि थोड़ी और मेहनत हुई तो यूपी कोरोना मुक्त हो जाएगा। यूपी के 75 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का केस नहीं है। यूपी के 22 जिलों में 5 से भी कम कोरोना के केसेस हैं और 11 जिलों में 5 से 10 कोरोना संक्रमित हैं। आगरा, कानपुर और सहारनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 205 है। इसमें ज्यादातर लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना मरीजों की मौत पर चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारियों को हृदय से आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश एक काफी बड़ा प्रांत है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम हुआ है। मोबाइल कोरोना वैन के बाद अब दिल्ली सरकार ने मोबाइल क्लिनिक में संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मोबाइल क्लिनिक में डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी बैठने की व्यवस्था है। क्लिनिक के अंदर कोरोना किट के साथ साथ डिसइंफेक्शन के सारे इंतजाम मौजूद हैं। कोरोना वायरस टेस्ट करवाने आए मरीज यहां पर डॉक्टर्स की सलाह भी ले सकते हैं। पुलिस और सेना के जवान भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आज बीएसएफ के 41 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 2 जवानों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बता दें कि अब तक बीएसएफ के 195 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। दिल्ली और अब मुंबई पुलिस के कई जवान भी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अब तक 80 से ज्यादा जवानों को कोरोना हो चुका है। कल ही दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में भी करीब 250 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल गैस लीक होने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें
कि 25 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पास के 6 गांव में दहशत है। त्रासदी के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीएमए की बैठक हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है। हादसे में मारे गए परिजनों के प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना व्यक्त की है, जबकि पीएम ने भी लोगों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर है, लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी। तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली। कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का आज दुनिया सम्मान कर रही है। इसी के तहत आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम बोले कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर ही किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। एयर इंडिया 12 देशों में फंसे हजारों नागरिकों को वापस लाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत आज अबू धाबी से 175 भारतीयों का पहला जत्था कोच्चि पहुंचेगा। इसके अलावा दुबई से कोझिकोड भी एक फ्लाइट आएगी, जिसमें 175 भारतीय सवार होंगे। अमेरिका से भारतीयों के आने का सिलसिला 9 मई से शुरू होगा। इसके लिए अमेरिका के कई शहरों से भारत के कई शहरों के बीच कमर्शियल फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। भारत आने पर सभी यात्रियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सोनिया गांधी से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर राजनीति न करने की अपील की है। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा, देश में कोरोना से लड़ाई चल रही है, ऐसे में वो राजनीति न करें। चिट्ठी में आगे लिखा है कि महामारी के दौरान यात्रा करना खतरनाक है, लेकिन रेल कर्मचारी अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बना रहे हैं। चिट्ठी में गोपाल मिश्रा ने बताया कि स्टेशनों पर बहुत ज्यादा भीड़ न लगे, इसलिए रोकने के लिए रेलवे टिकट के पैसे ले रही है। बता दें कि रेलवे ने बुधवार तक 1,35,000 प्रवासी मजदूरों को 140 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके घर पहुंचाया है। अब मार्केट की अगर बात करें तो देश में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के बीच आज सेंसेक्स 242 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी 9,200 के अहम स्तर के नीचे आ गया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और कोटक बैंक जैसे शेयरों में आई गिरावट ने बाजार को नीचा खींचा। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में ओएनजीसी के शेयर सबसे ज्यादा 4% गिरे। एनटीपीसी, टाइटन, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड के शेयर भी टूटे। दूसरी ओर इंडसइंड बैंक का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। आज पावर यूटिलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। एनपीए बढ़ने की आशंका के चलते फाइनेंशियल शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर आधारित लोन की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। बैंक ने ब्याज दरों में कटौती हर अवधि के लोन पर की है। कटौती के बाद 1 साल की लोन अवधि पर ब्याज दर 7.40% से 7.25% हो गया। नई ब्याज दर 10 मई से लागू होगी। बैंक की ओर से लगातार 12वीं बार ब्याज दरों में कटौती की गई है। ब्याज दरों में कटौती से होम लोन के साथ ही ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ता हो जाएगा। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर भी ब्याज दरों में 0.20% की कटौती का ऐलान किया है, जो 12 मई से लागू होगा। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने कारों की फिर से बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी के मुताबिक जो लोग मारुति सुजुकी की कार लेना चाहते हैं वो कंपनी की वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही कार खरीदने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी जमा हो सकते हैं। इसके बाद नज़दीकी डीलर से सीधे आपके घर पर ही कार को डिलीवर किया जाएगा। कंपनी के अनुसार कार की डिलीवरी के दौरान सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मारुति सुजुकी ने देश भर में 3,000 से ज़्यादा शोरूम हैं, लेकिन फिलहाल कंपनी ने सिर्फ 600 शोरूम खोले हुए हैं। वेदांता अपनी भारतीय तेल यूनिट
केएन में करीब 20% हिस्सेदारी बेच सकती है। सूत्रों के मुताबिक क्रूड कीमतों में आई भारी गिरावट को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेदांता अपना कर्ज चुकाने के लिए केएन में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। वेदांता ने इस बिक्री से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। हालांकि वेदांता ने हिस्सा बिक्री से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि केएन देश की बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। फ्यूचर ग्रुप अपने इंश्योरेंस कारोबार फ्यूचर जेनराली में हिस्सा बेचने की योजना बना रहा है। फ्यूचर जेनराली में फ्यूचर ग्रुप की करीब 50% हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक कर्ज चुकाने के लिए ग्रुप हिस्सेदारी बेचना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने हिस्सा बेचने के लिए कई निवेशकों के साथ शुरुआती दौर की बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रू नॉर्थ, हीरो फिनकॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक से बातचीत शुरू हुई है। फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स पर करीब 11,970 करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा राज्य कोरोना के संक्रमण से चिंता बढ़ा रहा है वो है गुजरात। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 6,625 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 380 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 291 मरीज अकेले अहमदाबाद से मिले हैं। 28 संक्रमित मरीजों की जान गई है। इनमें से 25 मौतें अहमदाबाद में हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि कोरोना से गुजरात में अब तक 396 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि गुजरात के 33 में से 30 जिले कोरोना प्रभावित हैं। वहीं अब तक 95,191 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 83 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 केस चित्तौड़गढ़ से सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,400 के पार हो गई है। राजस्थान के 31 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान में फिलहाल 1,565 एक्टिव कोरोना मरीज हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अब तक 1,739 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट करीब 47% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मामले 1,526 पहुंच गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,364 है। सबसे ज्यादा 219 एक्टिव मरीज अमृतसर में हैं। अब राज्य में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना से 27 लोगों की जान गई है। चंडीगढ़ में कोरोना से 120 मामले सामने आए हैं। 98 एक्टिव केस हैं। चंडीगढ़ में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। 21 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। हरियाणा में कुल संख्या 604 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मरीज 337 हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। 260 मरीज ठीक हुए हैं। हिमाचल में 5 एक्टिव केस हैं। 45 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। 2 की मौत हुई है। 34 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेज से बढ़ रहे हैं। इंदौर, भोपाल के बाद अब उज्जैन में भी कोरोना से लगातार हो रही मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। 204 पॉजिटिव मरीजों में से 42 अब तक दम छोड़ चुके हैं। इंदौर में कोरोना के 1,681 मरीजों में 81 की मौत हो गई है। भोपाल में 605 मरीजों में से 20 की मौत हुई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,050 पार कर गई है। इनमें 176 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश में पॉजिटिव केस की संख्या 59 पहुंच गई है। रायपुर एम्स में भर्ती 3 मरीजों की हालत खराब बताई गई है। बिहार और झारखंड में भी कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। अब यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 547 पहुंच गया है। 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 203 ठीक हुए हैं। बिहार के 32 जिले प्रभावित हैं। झारखंड में 127 कोरोना संक्रमित हैं। रांची के रिम्स में 167 कोरोना संदिग्धों की जांच की गई। 2 की जांच पॉजिटिव आई। अब तक 33 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ डाली गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में यूपी में शराब की बिक्री फौरन रोकने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिका में वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस बीच योगी सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब के ठेके खोलने के बाद यूपी में आज पान मसाले पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। हालांकि तंबाकू, निकोटीन वाला पान मसाला और गुटखे पर बैन जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के बाद अब मंदिरों को भी खोले जाने की मांग उठने लगी है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
भी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की इजाजत मांग रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने योगी सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री और पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरि गिरी से बातचीत के बाद वे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे। तो अब मंदिर भी खोलने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी थे और मैं तो यही कहूँगा कि गृह मंत्री देश के हमारे आदरणीय अमित शाह जी थे, जो कि हर प्रांत मंदिर है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप मंदिर खोलिए, मंदिर खोल करके हाँ जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। एमपी के गुना में एक मजदूर को शौचालय में क्वारंटाइन किए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए मजदूर भैयालाल को गांव के बाहर मकान बनवा कर दे दिया। दरअसल भैयालाल और उनके परिवार के शौचालय में रहने के मामले में काफी धूल पकड़ा था। इस पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर राजनीति हुई। बता दें कि भैयालाल को अपने परिवार के साथ 3 दिनों तक शौचालय में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे 3 दिनों तक कभी खेत में तो कभी शौचालय में ही खाना पड़ा। मई का महीना चल रहा है, आधा हिंदुस्तान गर्मी से झुलस रहा है, लेकिन पहाड़ों पर कई इलाकों में रहने वाले बर्फबारी से परेशान हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हो रही है। दोनों ही जगह पर ताजा बर्फ से लोग परेशान हैं। ठिठुरन बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में भी एक हफ्ते से मौसम के मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। पहाड़ के इस मौसम का असर मैदानी इलाकों पर भी होने जा रहा है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं और नए नए पकवान बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी इंस्टाग्राम पर चुकंदर से बने कबाब की फोटो शेयर की है, जो उनकी बेटी सारा ने बनाया। अपनी पोस्ट में सचिन ने बताया कि इन कबाब को खाने से उन्हें सिर्फ 60 सेकंड लगे हैं और सचिन ने टेस्टी कबाब के लिए बेटी का शुक्रिया भी कहा। कुछ दिन पहले ही सचिन ने बताया था कि वो घर में रहकर नए नए पकवान बनाना सीख रहे हैं, साथ ही सुबह का नाश्ता खुद ही बना रहे हैं।